भाइयों, मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो 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 तो भाई, भागो भाइयों, भागो। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है ना एक कंकाल मिला। कंकाल? लेकिन उसके बाद भी उस कंकाल ने मेरे को परेशान करके रख दिया। जो कान के पास में सीटी बजना शुरू हो गई। सिटी? किस तरीके की सिटी मतलब? जैसे प्रॉपर सिटी। आज नहीं है वो। अच्छा, इस दुनिया में नहीं है? इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो वो पहला आदमी था जिसने वो सिटी सुनी। किसी की आंतड़ियाँ तक बाहर निकली हुई है और किसी का सिर्फ सिर ही है वो भी दबा हुआ। किसी का हाथ का पंजा है या किसी के पैर का पंजा। तो वो हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर रेस्क्यू तक, ग्लेशियर को सर्च करना, ग्लेशियर के अंदर जाना, खरवास में जाना है। अच्छा। तो वो इतना भयानक था कि सोच भी नहीं सकते एक जगह पे। फिर देखा कि दो तो ठंड से अकड़ रहे, तो वो लेट गए नीचे। जैसे लेट गए दोनों, वो तो उनके नज़दीक उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, तो आग उनसे जली नहीं। तो जब उनसे आग नहीं जली तो उन्होंने अपनी टी शर्ट खोल के जला दी। अपने कपड़े खोल के जला दिए? हाँ, ये जब देखा तो दो जो अकड़े हुए थे वो बात भी नहीं कर पा बात बस यही। तो दोस्तों, एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। पिछले कल रात को मलाना डैम भारी जल स्तर के कारण टूट गया है और भारी नुकसान होने की संभावनाएं बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम अपने ऑपरेशन के लिए जा चुकी है और आज की वीडियो में हमारे साथ होंगे छापेराम नेगी जी, जो कि मलाना गांव से है और पिछले 20 सालों से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, और जानेंगे उनसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं स्वागत करता हूँ भाई जी। पहले तो नमस्कार। और ठीक ठाक है आप? आपके बारे में थोड़ा सा अपने आप के बारे में जानना चाहता हूँ। आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? ये लगभग 20 साल के लगभग। क्या बात करो, 20 साल से? 20 साल से ज़्यादा। तो आप एक चीज़ बताइए ना, अभी तक आपने मतलब कितनी ऐसे आइडिया से कितनी डेड बॉडीज़ को आपने रेस्क्यू किया है, और साथ ही साथ कितने लोगों को आपने रेस्क्यू, ऐसे मोटा मोटा आइडिया बता दीजिए कि। सैकड़ों बोलूँगा। सैकड़ों को? क्या बात है। तो इस बीच कभी ऐसा कोई भयानक, जैसे होता है ना कि अब कभी आप रेस्क्यू के लिए गए और आपको लगा कि वो मंजर बड़ा भयानक रहा आपके लिए और वो काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में वो हिट करता रहा वो चीज़, कोई ऐसा बता दीजिए, कोई ऐसा रेस्क्यू आपका? बिल्कुल। वैसे अगर देखा जाए तो हर रेस्क्यू ऑपरेशन भयानक ही होता है, भयानक ही है, खतरनाक है, ज़िंदगी और मौत के बीच की बात है। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं सर्च ऑपरेशन पे गया था तो वो हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर रेस्क्यू तक, ग्लेशियर को सर्च करना, ग्लेशियर के अंदर जाना, खरवास में जाना है। अच्छा। तो वो इतना भयानक था कि सोच भी नहीं सकते। खुद भी ये नहीं पता कि जान से पहले हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्या मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। लेकिन अब मेरे को पता कि करना तो पड़ेगा। अब हर संभव प्रयास और दिमाग सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी तो 100% देना पड़ेगा जी। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है ना एक कंकाल मिला। कंकाल? क्या बात कर रहे हो? जो कि पूरा ग्लेशियर और नीचे लेक बनी हुई है, और जो पीछे ग्लेशियर लगता कि वो जो बॉडी थी वो ग्लेशियर टूटने से ग्लेशियर के साथ वो नीचे आ गई थी, और जो उसके जो कंकाल था वो एक छोटे से एरिया में बिखरे हुए थे। अच्छा। और कुछ और रॉक्स के ऊपर थे। तो अब सर्च का प्लान, अब जो भी मिला वो तो हमें ले जाना ही पड़ेगा। अब उस कंकाल को ले जाना है। अब साथ में पूरी टीम रहती है हमारी, क्योंकि एक टीम वर्क है। अब पहले मैंने सिंगल मैन किया काम, लेकिन उसके बाद फिर एक टीम बन गई कि बच्चे इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब भी कोई काम करना है, मेरे को तो सिंगल मैन आर्मी, अब मेरे को तो हर संभव सहायता लोगों से ही चाहिए। जिस एरिया में मैं जाता हूँ उस एरिया में चाहे मेरे को किसी के पास झुकना पड़े या वो तो आपको मतलब करना ही पड़ेगा। क्यों, मैं अकेला आदमी हूँ। अगर मेरे को किसी की मदद की ज़रूरत है तो मुझे किसी से मदद मांगनी ही पड़ेगी। किसी भी तरीके से वो मेरी हेल्प करे, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो रहने की हो, या वो किसी को कोई इंजर्ड मिला हुआ उसको नीचे उठाने लेके हॉस्पिटल, जल्दी हॉस्पिटल लाना है, या कोई भी प्रकार की जो भी बात वो करना पड़ा। बिल्कुल जी। तो जब वो कंकाल मिला तो अब उस वक्त पुलिस भी साथ में थी, तो उस कंकाल को लाना पड़ा। जब वो कंकाल वापस लाया तो अब वहाँ से
यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 दिन लगते हैं। अच्छा, तो उस कंकाल को बैग में डाला? तीसरे दिन, और 2 दिन तक जो है ना, 3 दिन तक वो कंकाल जो है ना एक बैग में बना के अपने साथ ही इसको सुलाना है। अच्छा। और सेफ लाना है। और उसका कोई भी पार्ट इधर उधर गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम एक जगह से उठाए तो उसको जो हमारे रीति रिवाज के नहीं गिरने चाहिए, या तो वहीं छोड़ो या तो उसको उठा के प्रॉपर जितना भी है जो भी है वो वहाँ नहीं छोड़ना है। वो सारे बोरी में भर के ला दिए। और रात को जो है ना, एक पुलिस वाला भाई था अपना मुरलीधर करके, तो 2 भाई सोते थे और एक बीच में उसको रखना पड़ता था। कंकाल को बीच में? कंकाल को रखना पड़ता था। ऐसा क्यों करना पड़ता था भाई? तो क्योंकि अब ऐसा नहीं कि अब हो सकता कि अब कई प्रकार की अब जंगलों में जाकर तो कई प्रकार की परेशानियां होती है, कई नेचुरल एनर्जीज है, आपको ये तो पता है, जो गणेश देव देवता देवी देवता, ठीक है जी। और वो भी कंकाल है, किसका है, कैसे क्या, हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। आपको डर नहीं लगता था? जैसे कंकाल आपने बीच में सुलाया है, खुद इधर उधर सोए तो घबराहट तो होती थी? वो तो अब वो तो पता है, लेकिन हमें हर परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। राइट। जब हम इस काम के लिए निकले हैं तो हमें हर परिस्थिति से निकलना पड़ेगा। वो पता है कि ये काम करना है तो करना है। वही तो मैंने बोला ना, हमें चाहे हर संभव सहायता चाहिए, किसी से सहायता भी ले सकते हैं, और मिलती है पूरी। बिल्कुल। तो 3 दिन तक जब उसको लाया, उसके बाद जब यहाँ लाया तो यहाँ पर भी फिर एक दिन उसका फिर दोबारा यहाँ रोड में ला के भी घर यहाँ फिर बगीचे में रखा। फिर उसका पहरा करना पड़ा, क्योंकि उसको रखना था तो पुलिस स्टेशन में रखना था, लेकिन पुलिस स्टेशन में वहाँ पर कैदी थे, जो थाने में जो एक छोटा चौकी है, तो वहाँ एक छोटा लॉकर होता है, लॉकर में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अगर रहेगा तो अकेले ही रहेगा, ताकि कोई छेड़खानी ना करे उसके साथ। जी। क्योंकि रात को तो हम कुल्लू ले जा नहीं सकते थे उसको, क्योंकि थक भी गए थे, उतनी दूर से भी आए थे, तो रख दिया यहाँ। फिर तीसरे दिन जाकर जो है उसको हमने पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। तो उसके बाद जब पुलिस के हैंड ओवर किया, फिर तो फॉरेस्ट की लैब और सब कुछ डीएनए सब हो जाएगा, वो तो पुलिस का काम था, मैंने तो अपना काम कर दिया था। जी। लेकिन उसके बाद भी उस कंकाल ने मेरे को परेशान करके रख दिया। अच्छा। कि कई बार यानी कि हफ्ते 10 दिन में, महीने में 2-3 बार जो है ना मेरे जो कान के पास में सीटी बजना शुरू हो गई। सीटी? किस तरीके की सीटी? मतलब जैसे प्रॉपर सीटी। अच्छा, ऐसे? हाँ जी। क्या बात है। और वो भी प्रॉपर कान के पास है। जैसे आप मेरे पास है, कुछ टाइम तो मेरे लिए दिक्कत हो गई, जैसे आप मेरे साथ बैठे तो मैं आपके ऊपर गुस्सा हो रहा हूँ कि भाई तो क्या कर रहा है। हाँ, नेचुरली ठीक है, नेचुरली मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि भाई क्यों कर रहा है मेरे साथ। आपने रोंगटे खड़े कर दिए मेरे भाई, बात बता के देखो। रियलिटी। और आप मेरे को बोल रहे कि भाई क्या बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बोल रहा है भाई सिटी तेरे को सुनाई दी, आप बोले नहीं भाई मेरे को तो सिटी नहीं सुनाई दी। तो ये भाई लगभग 2 साल तक मेरे साथ चलता रहा। तो मैंने अपनी फैमिली को भी बताया, तो मेरी फैमिली थोड़ा इग्नोर मारती रही कि नहीं ये ऐसे ही मनगढ़ंत बता रहा है, ऐसा सोचा होगा उन्होंने। मनगढ़ंत कि अब ऐसा है कि पहाड़ों में जाता है तो कई प्रकार की एनर्जी है, कई देवी देवता कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है, देवी देवता जोगुनी जो बोलते हैं हम, तो कभी भूत प्रेत तो कभी हो जाता है, तो कर लेंगे इसका, पूछ लेंगे देवते को, कर लेंगे कुछ। लेकिन ये टिकता ही नहीं घर में, हमेशा इधर उधर 24 घंटा चला ही होता है, बिजी है कभी जैसे घर में। तो फिर क्या हुआ कि फिर 2 साल के लगभग 2 साल हो गए थे, तो 15 अगस्त था, मलाना गांव में मेला था उस दिन। तो मैं 15 अगस्त को, मैं एक्चुअली मलाना में 40 साल से रह रहा हूँ, तो मैं बचपन से 14 साल की उम्र से मलाना गांव में रह रहा हूँ। तो मैं हर साल वहाँ पर जो भी फंक्शन होगा, फागली होगी या मलाना में शाउन होगा या पुनू होगा या साजा होगा, मैं देवते के हर पूजा में हाजिर होता हूँ, उपस्थित रहते हो। आज जो कुछ भी हूँ तो इन्हीं देव देवताओं के आशीर्वाद से हूँ, और इन्हीं की कृपा से बिल्कुल सद्बुद्धि मिली, अच्छी बुद्धि मिली, जो हम अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर क्या कि उस 15 अगस्त को मेरे साथ एक और दोस्त था जो मेरे साथ ही रहता था, आज उसका नाम जाहिर कर रहा हूँ, प्रेम शर्मा, जो मेरे साथ लगभग 14 साल से काम कर रहा था। अच्छा। आज नहीं है वो। अच्छा, इस दुनिया में नहीं है? इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो वो पहला आदमी था जिसने वो सिटी सुनी, क्योंकि मेरा भरोसा किसी ने नहीं किया था कि इसके साथ 2 साल से ऐसा हो रहा है। जी। उनको क्या हुआ था, वो किस वजह से दुनिया में? कट कर। हाँ, तो भाई जी आपने जैसे बताया कि किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया था उस समय जब आप चाय वगैरह पीने बैठे थे, तो आपके प्रेम शर्मा जी, आपके जो खास मित्र थे,
सिर्फ उन्होंने आप पर विश्वास किया और वो शायद आपके दिल के बहुत करीब भी है। और उनका मतलब उनकी डेथ ड्यूरिंग रेस्क्यू हुई थी कि ऐसे नेचुरल डेथ हुई थी? नेचुरल डेथ हुई थी। नेचुरल डेथ हुई थी। चलिए चलिए कोई नहीं। तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए स्टोरी की। उसके बाद आप जब बैठे थे चाय पीने तो हम किसी के घर में, जब हम 15 अगस्त मेला था तो मैं हर साल मेले में जाता हूँ, तो मैं जब भाग गया तो चाय पीने, चाय आगे पानी पी लिया, फिर चाय आ गई थी, जैसे चाय पीना शुरू कर दिया तो मेरे कान के पास दोबारा सीटी बजना शुरू हो गई वैसी। और हम दोनों साथ में बैठे थे। जैसे ही मेरे कान के पास सीटी बजी तो उसको भी सुनाई दी। तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ पक्का इसको आज सुनाई दी सीटी, जबकि वो मेरे साथ 2 साल तो वो साथ में ही रहता था। साथ में ही रहता था हमेशा हम साथ में ही रहे, दिन रात जहाँ भी हमने जाना साथ में ही रहना, साथ में खाना पीना सब। तो 2 साल तक उसको भी सुनाई नहीं दी। तो उस दिन उसको जो है ना वो सीटी सुनाई दी। तो उसने बोला भाई आपने सीटी मारी? मैं कहा नहीं भाई यही सीटी है जो मेरे कान में बजती है और आज आपको सुनाई दी। उसने बोला हाँ। तो मतलब चल ठीक है। किसी को तो विश्वास हुआ, किसी को तो विश्वास हुआ। तो मैंने क्या किया, तो मैं तो यही बोलूँगा, मैंने उस माई को बोला कि माई जुब्बा पर जो जिसके घर में गए थे कि हमें एक चाय और पिला दो। मैं अब दूसरी चाय पियेंगे, दूसरी चाय पीती तक देखना आपने दूसरी सीटी बजेगी, दूसरी सीटी बजेगी ही बजेगी। तो जैसे ही वो बैठा तो दूसरी सीटी बज गई फिर से। और ये आप दोनों को सुनाई दे रही? जब वो दूसरी सीटी बजी तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई चल अपनी चाय भी पी ली हमने, चाय आ गई थी, चाय छोड़ दी हमने, कहा अब हम चाय भी नहीं पिएंगे अब जाना। मैं कहा यहाँ से निकलते हैं। अपने देवी देवताओं को पुकारा और पहला टाइम था वो मेरा जब मैं पहले दिन ही सिर्फ कुछ मिनट के लिए मलाना में बैठा और वापिस आना पड़ा। ऐसे आप ज़्यादा समय तक बैठते होंगे? मैं सोचा नहीं, अब मैं जब यहाँ आया हूँ तो अब इस जो ये सिटी है इसने मेरे को खजल कर दिया, तो इसका मतलब अब यहाँ पर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। ये सिटी डिस्टर्ब करती रहेगी तो पूजा का भी उतना मज़ा नहीं आया यहाँ पर बैठने को। तो देवी देवता अपने आप समझे कि मेरे को मजबूरन वापस घर जाए। इस सिचुएशन में मैं अपनी फैमिली के साथ ही बैठना चाहता हूँ। तो जब मैं घर आया तो घर आकर मेरी जैसे माताएँ मिले और बीवी मिली, जो घर वालों ने बोला क्या क्यों? कहते को मामाइयों ने लिखे नहीं लगाया। मामाइयों ने लिखे लगाया मतलब कि मलाना का जो हर शख्स है, जो हर चेहरा है, जो मेल चेहरा है वो हमारे लिए एक जमदग्न ऋषि है, जमदू ऋषि है, वही हमारे लिए जमदू ऋषि है। अब जो भी पूछते हैं कि जमदू ऋषि कौन है, वही चेहरे हमारे लिए जमदू ऋषि है। और जो महामाई और रेणुका बोलते हैं कि वही मलाना की जो मेल है वही हमारे लिए महामाई और रेणुका। मैंने ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं बताया उनको, क्योंकि मेरे को पता कि जब मेरे ऊपर ये विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके कान के पास सीटी बजाए हमारे को सुनाई ना दे। तो घर आ गया तो पहली बार आ गए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो बैठे तो शाम को जब हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद सोने गए। जब सोने गए तो रात को लगभग ये हो सकता कोई 1 बजे के आसपास, रात के 1 बजे जो है ना सीटी बजना शुरू हो गई फिर से। हाँ, और जो सीटी मेरी बीबी को सुनाई दी और मेरी बीबी एकदम से जो है ना बिस्तर से खड़ी होकर मेरे को बोलते मेरे कान के पास सीटी क्यों बजा? और ऐसा भी नहीं कि दूर बजी, कान के पास और मैं परेशान और मेरे को भी सुनाई दी और मैं भी एकदम से खड़ा। मैं तो मेरे को पता है अब दूर हो गया, मैं सर मेरे को पता है मेरे को खजल कर रहे, लेकिन अब जब बीबी खड़ी हो गई तो बीबी मेरे को गुस्सा हो रही कि आप क्या दिमाग खराब हो गया, आप मेरे कान के पास सीटी जा रहे हो। तो फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा अब बताता हूँ मैं, सीटी सुनाई दी ना, 2 साल तक विश्वास नहीं किया ना, इसलिए मैं मलाना से वापस आया क्योंकि मेरी ये सीटी इस प्रेम को भी सुनाई दी थी और आप इसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरा पहला शख्स था जिसने 2 साल के बाद वो सीटी सुनी थी प्रेम ने। और ये भी मेरे साथ ही ट्रैक में होता सबको, तो आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते कि नहीं ये दिन भर रात दिन घूमे होते हैं। अब रात को कई प्रकार के एनर्जी है, भूत प्रेत है, कई कुछ होता, तो इनको यही हो सकता, तो उसके लिए देवता वगैरह पूछ लेंगे, पूजा कर लेंगे। तो आप लोगों ने ऐसे ही मेरे को टकराते रहे। तो आज ये जो सीटी बजी ये अब सिग्नल है कि यही मेरे साथ 2 साल से हो रहा है। बहुत परेशानी से। तो फिर मैंने बीबी को बोला कि अब देखो थोड़ी देर के बाद जो ना सीटी बजना शुरू हो जाएगी। और जैसे बीबी बैठी तो थोड़ी देर के बाद फिर उसको दूसरी सीटी सुनाई दी। अच्छा उसी टाइम? हाँ जी, जब दूसरी टाइम फिर मैंने बोला कि ठीक है प्रभु, जो भी बोलेगा मैं पूजा पाठ करूँगा, जो भी मेरा हमेशा यही रहता करूँगा पूजा पाठ। लेकिन यही सोचता था, लेकिन मैं कर सकता नहीं था क्योंकि मेरे घर वाला तक विश्वास नहीं करते थे, मैं कर सकता। बिल्कुल सही। और फिर मैं बीवी को बोला ये 1-1:30 बजे का जो टाइम था, तो फिर मैं बीवी को बोला चाय पीने, फिर वो चाय बनाने गई
लाई, चाय पी हमने। फिर मैंने उसको ये कहानी बताई। जब मैंने ये बताया उसको, तो फिर तो उसके बाद अगर मैं चाय बनाने से पहले उसको ये बताता कि मेरे साथ मैंने क्या हुआ है, क्या होता था, तो वो चाय बनाने किचन में भी नहीं जाती डर के मारे। नेचुरली। कि उसने मेरे जब वो चाय लाई, चाय पीते पीते जब मैंने उसको बताया कि जब से मैंने वो कंकाल लाया था, आपको पता कि उसके बाद ही मेरे साथ ये हादसे हो रहे थे। तो बोला वो सही बोला आपने, उसके बाद ही हो रहा था, मतलब आज तक ये नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने अपने इलाज वगैरह कैसे किया उसमें? फिर देवी देवताओं का पूजा पाठ किया और हवन वगैरह किया और सुख शांति। और उसके बाद फिर ये भी कंफर्म किया क्या उसका DNA टेस्ट हुआ है, कौन है वो, कौन थे वो, हर चीज़ का मैंने कंफर्म किया। और उसके बाद वो फीमेल थी, कोलंबियन थी और फीमेल थी। कोलंबियन। क्या उम्र रही होगी उसकी? उसको लगभग 25 बताया था शायद। अच्छा, कुछ ऐसा बताया था, मेरे को उतनी प्रॉपर याद नहीं, 25 ऐसा ही बताया था। फिर उन्होंने पूरी रिपोर्ट बताई मेरे को। फिर मैंने उनको भी बताया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं क्यों पूछा, मैं मेरे साथ ऐसा हो रहा था। अब शांति मिल लीजिए तो मैं ये भी कंफर्म करना चाहता हूँ और मैं पूजा पाठ भी करना चाहता हूँ और देवी देवताओं के पास भी जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और इसके बाद नहीं। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इसमें ना ऐसा हुआ होगा शायद, जो कंकाल आपको मिला ना, जो क्या पता अपने लास्ट पड़ाव में उसने मदद मांगी हो, चीखी हुई, चिल्लाई हुई हो, या उसने सीटियाँ बजाकर मदद मांगी हो दुनिया से और वो नहीं आ पाई हो। और फिर उसका जो एक इच्छा रहेगी ना कि कोई मेरी सीटी सुन तो लेता, शायद वो सिटी उसी तरीके से उसकी एक आत्मा आपके साथ ये भी हो सकता। और दूसरा ये भी था कि मैंने अब उस कंकाल को लाया भी, किसी के हैंड ओवर भी किया, लेकिन मेरा काम तो उतना ही था ना। उसके बाद तो मेरा काम तो उसके बाद फॉरेस्ट लैब ये वो था, लेकिन वो काम भी अधूरा रह गया था। तो मेरे को जब मैंने किया तो पूरा कन्फर्म प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ना। जब मैंने पूरा वो पता किया कि हाँ DNA टेस्ट भी हुआ, ये थी, हर चीज़ कन्फर्म हो गई, उसके बाद फिर शांति मिली आपको ना। भाई बहुत सलाम है आपको, तो दिल से मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ। और ये काम आपका इतना मतलब ख़तरनाक है काम है, ये लोग तो इसमें स्टोरी सुनने में भी डर जाते हैं, फिर भी आपने ये काम किया और ये बड़ा एक काबिल तारीफ़ काम है। अब मेरा ये सवाल था कि जैसे कभी इतने रेस्क्यू में आपको मतलब लोग ज़िंदा भी तो आपने रेस्क्यू किए होंगे काफ़ी ज़्यादा, मतलब है ना, जैसे कई बार डेड बॉडीज़ मिली तो कई लोग ज़िंदा भी आपने रेस्क्यू किए होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे क्या परिस्थिति है। अब मेरा जो काम है लोगों को ज़िंदा ढूंढना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कभी ऐसा होता कि हम किसी बचाव में गए तो हम बचा भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने हर तरीके से उसको कुछ ना कुछ तो करना है। अब जैसे गए, अगर किसी को ढूंढने के लिए गए तो अगर ज़िंदा नहीं मिलता, अगर वो मुर्दा ही मिलता तो उसको तो उठाना लाना पड़ेगा ना। फिर उसको जब पेरेंट्स को भी, उनको भी संभालना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी हौसला देना पड़ेगा, जो कुछ हो, क्योंकि वो भी तो आपके भरोसे ही आपसे पूछेंगे जी, है ना, सब कुछ आपसे पूछेंगे, तो उनको भी विश्वास देना पड़ेगा। तो वो तो अलग बात है। अब जैसे जो जिंदा बचते वो तो चलो ठीक है। और उसके बाद कभी ऐसा होता कि जैसे कोई अभी पीछे को बस हादसा हुआ था, कब? सरसाली में हुआ। सरसाली में बस गिरी कब हुआ था ये कुछ साल पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था। तो उस समय देखो, अब हम अब जितना कर सकते थे अब बचाने के लिए गए। अब कुछ एक जो तो बस से बाहर जो बस से बाहर गिर गए थे, अब कुछ एक तो वो जिंदा बच गए, उनको चलो हमने जिंदा बचा लिया। अब कुछ एक जो बस की लपेट में आ गए, जिसके किसी की आंतड़ियाँ तक बाहर निकली हुई है और किसी का सिर्फ सिर ही है वो भी दबा हुआ, किसी का हाथ का पंजा है या किसी के पैर का पंजा या पैर ही है, किसी की कोई कमर ही है, ठीक है। तो इस हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता। फिर जो बाकी के थे उनके हैंड ओवर करना पड़ा, फिर उनको भी उसमें भी आप गए थे, मतलब जब हुआ था। अच्छा, फिर बताओ वहाँ पर क्या हुआ था। तो ये बहुत दुख होता है ऐसे चीज़ों को देख के। जब हम किसी को बचाने के लिए जा रहे हैं, बचा नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमें ये पता कि जितना हम कर सकते हैं वो हर संभव चीज़ जो हम कर सकते हैं, तो जो भी मदद होगी, चाहे लोगों से मदद हो, चाहे इधर से किससे मदद मांगना चाहिए, जो हम खुद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना कोशिश। और जो फैमिली वाले थे जिनको बॉडी हैंड ओवर करनी है, उनको भी संभालना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। और कोई ऐसी कहानी है आपके पास, जैसे आप ग्लेशियर के लिए गए थे, वहाँ आपको कंकाल मिला, आपने बताया,
तो वैसे ही कभी कोई और रेस्क्यू वाली कोई आपको पुराना एक्सपीरियंस याद हो अपना, कि वो भी आपको लगा कि यार ये भी बड़ा मतलब भयानक था, इसने भी हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, ऐसा कोई और रेस्क्यू ऑपरेशन? तो वही बता दूँ, अब जैसे हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर में रेस्क्यू के लिए जाना है तो ग्लेशियर के ऊपर, ग्लेशियर के अंदर जो क्रवास में अंदर जाना है, देखना है, कुछ भी मिलना चाहिए बिलोंगिंग्स, कहीं गिरा पड़ा तो नहीं, कोई कपड़ा तो नहीं, कोई जूता तो नहीं है, हर चीज़ को देखना पड़ेगा और हर खतरनाक जगह से जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तो खुद पता कि हम खुद जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, कि हम खुद, हो सकता है वो ग्लेशियर खिसक भी सकता है, स्लाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो देवी देवताओं की कृपा है कि आज तक कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा, और इनका आशीर्वाद है, और इनके आशीर्वाद से आज तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। ये तो एक मतलब खुद की जान भी पर भी बात आ सकती है कभी ना कभी। ये तो हमेशा होता ही है। अब जिस ऑपरेशन में जा रहा है, अब कई बार जाना पड़ता है, जैसे गए, अब कहीं कोई फंसा हुआ है या गिरा है लेकिन लाइव है, अब उसको निकालना है, रास्ता कोई है नहीं, कैसे जाए। अब उस तक पहुंचना भी ज़रूरी है, उस तक पहुंचने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। चलो वो तो जिंदा, चलो उसको निकालना है। कभी ऐसा होता कोई डेड है, अब वो तो डेड है, हम तो जिंदा है ना, लेकिन फिर भी उसको तो निकालना पड़ेगा, किसी न किसी को निकालना करना ही पड़ेगा। तो जब हम इस काम के उसको गए हो तो हम अपनी जान की बाजी लगा के कैसे भी करके उस बॉडी को सेफ निकालते हैं ना। और इसके अलावा जैसे ये तो एक बर्फीले वहाँ ग्लेशियरों से भी आप निकालते हैं, कभी लैंडस्लाइड हो गया, उसमें भी कुछ ऐसे नेचुरली कोई लैंडस्लाइड हुआ हो, या नदी का भी होता है आपके पास? हाँ जी, नदी का भी है कोई? हाँ जी, नदी का बता दो भाई। नदी की बड़ी, नदी का भी ऐसा कि कभी अब जैसे कोई गिर गया या पड़ गया, अब आपको पता है इस नदी में जिंदा तो ढूंढना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। फिर भी एक दो लोगों, कुछ लोगों को जो हमने सेफ निकाला हुआ, नदी से भी निकले। हाँ जी, एक बार मेरे को याद है कि इजराइली, कहानी क्या थी? एक इजराइली था जो चोट से बह गया था, और आगे जाके जो नदी दो भागों में डाइवर्ट होती थी, जबकि मेरे को यहाँ से 9 किलोमीटर ड्राइव करके जाना था। तो वो नेचुरली जो डाइवर्ट होती नदी, वो जो कम वाला पानी था वो उसमें आ गया, और उसमें अगर वो थोड़ा तैराक भी था तो वो अपने आप को बचा पाया। वो पहला आदमी देखा मैंने जो खुद निकला, लेकिन सेफ जगह में निकला। उसके बाद मेरे को भी जाना पड़ा। फिर उसके बाद जैसे खबार में इजराइलीज है वो भी आए, मेरी टीम भी आई, पुलिस भी आई मनिकल से। फिर हमने उसको, पता कैसे लगा उसका कि वो बंदा वहाँ फंसा है? कैसे उसने संपर्क किया होगा? एक्चुअली वो नदी के पास गया, तो अब जो टूरिस्ट है अब नेचुरली होता कि चल मैं थोड़ा सा पानी मार दूँ मुँह में, तो वो नदी के पास जैसे ही पत्थर के ऊपर बैठा, तो जब मेरे को उसने बाद में बताया तो वो बस मुँह धो रहा था, तो जैसे मुँह में पानी फेंक रहा था, उसको धक्का आ गया और सीधा पानी में घुस गया। जैसे पानी से फिर उतना ठंडा है, जैसे उसका सिर नीचे चला गया तो घुस गया, तो थोड़ा सा हो तो है। फिर जो साइड में निकले, फिर एक्टिव था वो तो निकल गया, क्योंकि ये इजराइली है, आर्मी ट्रेंड है ये तो और आगे किस्मत उसके ये अच्छे थे कि वो आगे से जो 2 भागों में बनती थी नदी, एक साइड से ज़्यादा पानी जा रहा था, एक साइड से थोड़ा कम पानी जा रहा था। वो उस कम पानी के फ्लो में आ गया अपनी तरफ कोई, तो आगे जाकर उसने जो रॉक पकड़ के उसके ऊपर चढ़ गया, शांति से बैठ गया। उसके बाद मैं भी गया, फिर पुलिस की टीम भी आई, फिर लोकल जो टूरिस्ट इजराइली वगैरह थे, लोकल उनको पता लगी इसराइल का, तो वो लोग भी पूरे मदद करने के लिए तैयार होते। इसराइल का तो हर आदमी की हर तरीके से मदद करेगा, तो जो भी सहायता थी वो आ गए, तो वो जिंदा बचाया था। और ज़्यादातर जो है यहाँ पर जो पार्वती नदी, इसमें बहुत कम बॉडी रिकवर होती है, बहुत कम बॉडी रिकवर होती है। अब मेरा काम तो नहीं है कि अब मैं कभी अब इन बॉडियों को ढूंढता ही रहूं, लेकिन हाँ अब कभी बीच में बॉडी मिल जाती है जो नियर बाई, जैसे नदी के पास जो घर होते हैं या कि हमारे खेत बगीचे नियर बाई होते हैं, तो लोकल लोग मेरे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ बॉडी है ये है, तो फिर मैं जाके उसको निकाल देते हैं। तो कुछ एक जगह है जहाँ बॉडियाँ फंसती है, तो फिर भी अगर जिसका फैमिली में नदी में बह जाता है, तो अगर वो फिर भी नहीं मिल रही है, बॉडी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो फिर वो मेरे को भी बुलाते हैं। लेकिन हमारा तो यही रहता है कि जहाँ जहाँ बॉडियाँ फंसती है उस पॉइंट को जाके सर्च करो, चेक करो, मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और जैसे आप रातों को जंगलों में जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं,
तो कभी ऐसा जंगली जानवरों का भी कभी सामना हो या कोई कभी कुछ डर लगा नहीं? क्योंकि जंगलों में तो होते ही जंगली जानवर। ये तो बिल्कुल है जी। हाँ। जंगली जानवरों का खतरा रहता है। उसके बाद जंगलों में जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, जड़ी बूटियाँ हैं, ऊपर जड़ी बूटियों का नशा लग जाता है। अच्छा, वो कैसा मतलब जड़ी बूटियों का भी? जड़ी बूटियाँ जो है कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं पहाड़ों में, और उसका नशा भी लग जाता है। जैसे कभी कोई सिर में दर्द या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती है। कभी ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी हमेशा साथ में रखना पड़ता है, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ साथ में होना बहुत ज़रूरी है। जबकि हम किसी सर्च ऑपरेशन में जा रहे थे, हम प्रॉपर तरीके से खाना लेके खाना खाने नहीं जा रहे। हमें कुछ ग्लूकोज बिस्किट या कुछ ना कुछ ले जाके जो हमें कुछ एनर्जी दे, लाइट फूड जो नहीं, या मैगी हो गई, मैगी को मरोड़ो, खाओ और चलते जाओ। बहुत रिस्की काम है ना। फिर आवाज़ें तो वो पता है आपको, अब जंगलों में रहना, पहाड़ों में रहना, कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है। कभी चुड़ैल डायन का भी कभी सामना तो नहीं हुआ आपका कभी? तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन जो आवाज़ें हैं ये तो कई प्रकार की आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें भी होती है, लेकिन उससे भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि पहाड़ों में ये चीज़ें तो नेचुरल होती ही रहती है। अब डर तो लगता था, लेकिन उसके आगे फिर एक ही था कि जय मालिक को, इन्हीं देवी देवताओं का आशीर्वाद और इन्हीं देवते। अच्छा, एक स्टोरी आपने मेरे को इंटरव्यू से पहले बताई थी कि एक कोई लोकेशन है हमारे एरिया में जहाँ पर कोई टूरिस्ट थे, 4 या 5 जितने भी वो लोग गए थे, और उनको आपने बहुत ही बुरी कंडीशन में रेस्क्यू किया। भाई जी उसके बारे में बता दो, मुझे बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली वो लगी आपकी वारदात। जैसे भाई बाहर से जो टूरिस्ट आता है, अब सबसे पहली बात तो यह कि अगर वो घूमने के लिए चाहे कहीं भी जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, हिमाचल में या इंडिया में, अगर वो कहीं दिल्ली का है या बॉम्बे का है या कहीं का भी है, अगर वो चाहे पार्वती घाटी में या किसी भी कोने में अगर घूमने के लिए जा रहा, तो उसको एरिया के बारे में पता नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता ना एरिया के बारे में पता। तो सबसे पहले तो ये है कि उसको उस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसको एरिया के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैक का, अगर ट्रैकिंग के दौरान कई कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। हर चीज़ों का नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अगर तब भी अगर ये चीज़ों का एक्सपीरियंस या ट्रैकिंग एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, तो एक गाइड, प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो जानकार, जो जिस एरिया का हो, चाहे लोकल को ही लो, आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ के लोकल किसी लड़के को पकड़ के, जो बेटर तो रहेगा प्रोफेशनल जो रजिस्टर्ड गाइड है उसके साथ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कि ताकि वो आपको सेफ ले जाए, ट्रैक आए और आप सेफली घर वापस आ सके। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो ये ग्रुप था, 4-5 लड़कों का था, शायद ये 5 लड़कों का ग्रुप था ये, तो ये जब लेट निकले ट्रैक के लिए, तो कहाँ से आए थे ये किसी जगह से, टूरिस्ट बार से आए? हाँ जी, तो आए थे। तो फिर क्या हुआ कि जब लेट नाइट चले तो इनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ इनके पास एक स्लीपिंग बैग था, खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं, कुछ 1-2 पैकेट बिस्किट के डाले थे या 1-2 चॉकलेट या कैंडी कुछ डाली थी, और बाकी कुछ भी नहीं था इनके पास। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो हमने यहाँ से ट्रैक शुरू किया, तो हम इतने बजे तक वहाँ पर शाम तक पहुँच जाएंगे। कितने बजे निकले होंगे वो आपके आइडिया से? वो शायद शाम को बहुत लेट निकले थे मेरे ख्याल में, तो मैं सोचा कि आफ्टरनून 4 बजे के बाद ही, सोचो आप। अच्छा, लगभग यही सुना था कि 4 बजे के बाद, क्योंकि हमारे को जो कॉल आई थी वो 7 बजे के आसपास आई थी। अच्छा, ओके, फिर ठीक है। तो जब वो चले गए, तो उन्होंने जो जहाँ से वो गए थे उस गेस्ट हाउस वाले को वहाँ उनको कॉल करके बोला कि ऐसा हम जो आपके पास से ट्रैक के ऊपर निकले थे, हम जंगलों में फंस चुके हैं। अच्छा। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा, और हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास जैकेट कुछ नहीं था, खाली टी-शर्ट लगा के निकले वो ट्रैकर बन के। तो सोने के लिए उनके पास सिर्फ एक के पास एक स्लीपिंग बैग थी और एक टेंट भी था उनके पास। लेकिन जब वो निकले तो ठंड बहुत थी और बारिश भी हुई, और ऊपर से कीचड़ भी था, बर्फ़ भी था, रास्ते में पैचेस में मिला उनको, तो उनकी हिम्मत टेंट लगाने की भी नहीं पड़ी, और थके हुए भी थे। तो जब वो रात को बहुत लेट, शायद 10-11 बजे तक, तो वो कुछ करते रहे एक्टिविटी की, कुछ हम आग जलाने की कोशिश करें या किसी न किसी तरीके से सिग्नल दे के रेस्क्यू टीम को, कि जैसे हमारी जो टीम थी 7 बजे जब कॉल किए, तो पुलिस टीम थी, उसमें से हमारे लाल सिंह थे, SHO भाई थे जो इंचार्ज थे, और मैं था, और भी टीम के लोग थे। तो जब हमारी टीम यहाँ से 7-7:30 के करीब निकल गई,
तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, तो जो हमें लोकेशन भेजी गई थी तो हम उस लोकेशन तक पहुंचने की हमने कोशिश की। हम लगभग 2 बजे तक वहाँ पहुंच चुके थे उस लोकेशन पे। जब 2 बजे तक हमने काफ़ी सीटी दी, जलाए भी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। जबकि वो आग नहीं जला पा रहे थे, तो आग ना जलाने की वजह से वो उस जगह से निकल के दूसरी जगह को मूव किया, जबकि उनको लोकेशन जब भेजी थी उनको नहीं मूव करना चाहिए था। Right. तो उन्होंने वहाँ से मूव करने के यहाँ तो आग भी नहीं जल रही है, तो कुछ है हम थोड़ा कोशिश करते हैं निकलने की, जबकि वो भटक चुके थे, वो रास्ते में थे नहीं, वो और पास चले गए। तो फिर जाके उन्होंने लास्ट में जाके फिर एक जगह शेल्टर ढूंढा और वहाँ पर बैठे रहे। और वहाँ पर जाके उन्होंने क्या कर दिया कि जब आग 2 की तो फिर ज़्यादा देखा उन्होंने 2 की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर वो रुक गए एक जगह पे। फिर देखा कि 2 तो ठंड से अकड़ रहे, तो वो लेट गए नीचे। जैसे लेट गए दोनों, वो तो उनके नज़दीक उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, तो आग उनसे जली नहीं। तो जब उनसे आग नहीं जली तो उन्होंने अपनी टी-शर्ट खोल के जला दी। अपने कपड़े खोल के जला दिए? हाँ जी, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात थी, क्योंकि वो घने जंगल के अंदर थे, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, वहाँ पर घास पत्ते हैं, कुछ भी जला के आग जला सकते थे, लेकिन वो आग ना जला पाए। तो जिसके कारण वो जो 3 थे वो तो एक्टिविटी कर रहे थे, कोई आग जलाने की कोशिश कर रहा था, या कोई लकड़ी लाने की कोशिश कर रहा था, कोई टी-शर्ट फाड़ने की कोशिश कर रहा था में ताकि जले, और एक उनको थोड़ा मालिश भी कर रहा था, कोशिश कर रहा था। तो बाद में देखा उनको खुद भी ठंड हो रही है, तो बाद में उन्होंने देखा कि चलो ये रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो थका हुआ इंसान था और ठंड से दो वो अकड़ गए थे। तो जब हम 2 बजे के आसपास फिर तो हम तो निकल गए, बस हम वापस गए कि हमें वो लोकेशन देखनी है कि अब वो कहाँ है। अब मैं और अपने लाल सिंह जी SHO जो थे वो हो गए, और एक लड़का हमने और ले लिए। तो हमने 3 आदमी ने 2 बजे के बाद अलग रूट पकड़ लिया आपने? थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में गया कि हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक टीम हमने दूसरी साइड से भेजी थी, और जो हमारी पूरी टीम थी उसको हमने 2 भागों में बांटा। तो 3 टीमें की हमने, 2 टीमों की हमने 3 टीमें बनाई, और हमने 3 आदमी ने अपनी जो टीम रखी हम चले गए। जैसे ही हम गए फिर तो हमने एरिया में जहाँ से हो सकता था, जहाँ से हर संभव हो सकता था कि हम जो हमारी लोकेशन थी उस लोकेशन के आमने सामने जाने की कोशिश की, ताकि हमें कुछ धुआं या कुछ आग या कुछ ना कुछ दिखे। लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम चीखते रहे, लाइटें भी देते रहे, फ्लैश लाइटें मारते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर सुबह 7 बजे तक तो हमने पूरी कोशिश की है। फिर जब कुछ नहीं हुआ, फिर हमने थोड़ा सा रिलैक्स लिया आधे घंटे का, उसके बाद फिर हमने सर्च ऑपरेशन जारी किया। जब किया तो फिर एक जगह से जो फिर चीखते एक जगह से लगा हमारे को कि कुछ आवाज़ आई, लेकिन वो पूरा आवाज़ नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वो ठंड से और भूख से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो फिर हम उसी एरिया में ढूंढते रहे। तो फिर एक स्नो पैच था, तो उस स्नो पैच के ऊपर जब हम पहुँचे तो स्नो पैच पे हमने फुटप्रिंट देखे। ओके। जब हमने फुटप्रिंट देखे तो हमने देखा कि ये तो प्रॉपर जैसे रास्ता निकला हुआ है, कि मतलब कि 3-4 लोग यहाँ, 4-5 लोग जो है यहाँ से एक निकले हुए 4-5 लोग। हम उस तेल को फॉलो करते हुए आगे गए, और जब आगे से गए तो देखा तो वो आगे जब गए थे तो वो वहाँ से स्लाइड हो गए, थोड़ा सा स्लॉप था, वो वहाँ से स्लाइड हो गए तीनों, और नीचे बैठे हुए। और फिर वहाँ से पर बैठे थे। हाँ, उसके बाद ही वो जाके वहाँ से उठ के ही वो गए हुए, तब जाके उन्होंने वो आग जलाने की कोशिश की और सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर जाकर 10 बजे लोकेट किया। जब देखा तो 2 जो अकड़े हुए थे वो बात भी नहीं कर पा रहे, बात बस यही ऐसी हालत हो गई थी, और हिल भी नहीं पा रहे थे, पूरा अकड़े हुए थे 2। तो फिर हमने उनको थोड़ा सब वसाहत कोशिश की, और फिर थोड़ा सा गिले भी थे वो, तो हमने अपने जो पुलिस वाला भाई था उसने अपनी जैकेट खोल के लगा दी, मैंने भी अपनी जैकेट खोल के उनको लगा दी, क्योंकि उनको बचाना ज़रूरी था। हम तो चलो जिंदा है, चल जब तक हम सहन कर सकते हैं कर लेंगे सहन। तो अपनी जैकेटें निकाल के भी छुट्टी में कहते उनको लगा के दे दी ताकि ये बच जाए। तो बचाने की कोशिश की, ऊपर से बारिश भी लगी थी। फिर उसके बाद अब उनको बचाना है। अब हमारी 3 टीमें हैं, 3 टीमों में से 2 जो हमारी एक टीम की 2 टीम बने थे, हम तो इकट्ठा हो गए। जो तीसरी टीम थी थोड़ी दूर थी, तो उसके लिए टाइम लगना था आने के लिए, और समय हमारे पास था नहीं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके तो उतना हम पहुँचा सके। तो अब फिर हमने लोकल लोगों को, गाँव के जो नज़दीक है उनको कॉल किया, गाँव वालों को कॉल किया जो कि नज़दीक थे और जो जल्दी भी आ सकते थे। फिर वो लोग आए, फिर उन्होंने भी मदद की, फिर उनको रोड तक पहुँचाया गया। जब रोड पहुँचाया, फिर
अपने एसडीएम साहब भी आए थे, फिर वो भी उनके लिए कपड़े वगैरह खाने पीने की चीज़ लेके आ गए थे। खाने पीने की हम भी ले गए थे, लेकिन उनके खाने पीने की कंडीशन में नहीं थे और वो बाकी के भी खाना नहीं चाहते थे कुछ भी। तो वापस आए, जब नीचे पहुँचे तो नीचे पहुँच के देखो वो अकेले हुए हैं। क्या कैसी हालत हाँ। है नीचे भी पहुँचते तो पहुँचते उनकी? फिर हमने उनको गर्म पानी से भी थोड़ा सा कोशिश की, उनको ऊपर गर्म पानी डाल के जो कपड़े लाए थे नहलाया उनको, और जो कपड़े एसएम साहब ने लाए थे वो भी उनको लगा दिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही थी उनकी, फर्स्ट एड आया था एम्बुलेंस में, डॉक्टर साथ में आए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इतनी मेहनत के बाद, इतना कुछ करने के बाद, फिर एक लड़के की आधा रास्ते में डेथ हो गई एम्बुलेंस में ही। बाकी सारे जिंदे थे कि ऊपर उनका हो गया था तो काम? बाकी वो 3 ठीक थे, 2 थे वो जो झाड़ा थे, और 2 को लाया गया। अब 2 को लाया गया तो अब दोनों को रखा हुआ। अब तो जब वो एक डेड हो गया तो दूसरे को तो पहुंचाना है जल्दी, तो दूसरे को भी कोशिश की हॉस्पिटल पहुंचाने की। जब हॉस्पिटल पहुंचाया तो कुछ घंटे के बाद उसने भी दम तोड़ दिया, वो भी गुजर गया। हाँ। और जो बाकी बच्चे थे? जो बाकी बच्चे थे फिर वो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हुई और खाना पीना खिलाया। और उनसे बात हो पा रही थी या क्या हालत थी उनकी? उनसे बात हो पा रही, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो बात करने की कंडीशन में नहीं थे। अच्छा। उनके ऊपर उस वक्त उनसे हम उस वक्त बात भी नहीं कर सकते थे। हमें हर सिचुएशन को समझना होता है। अगर कोई किसी मुसीबत में फंसा है, अगर हम उसके साथ सामने 10 प्रश्न पूछते हैं तो वो और अटेंशन में आता है। इसलिए ऐसा होता है कि हमें जो काम करना था उसे पूछने के लिए बाद में भी टाइम होता है। फिर उसके बाद जब उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि वो बहुत लेट चले थे और उनके पास खाने पीने की सुविधा तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो जल्दी पहुँचेंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने सोचा कि ये, अगर उन्होंने ये फिर पछताता नहीं था। अगर उन्होंने ये सोचा होता, अगर लोकल से पूछा होता फिर तो पछताए। अगर हम लोकलों से पूछा होता या कि हम इस जगह जा रहे हैं, कितने बजे जाएं या कितने घंटे का रास्ता है, तो शायद ये हादसा नहीं होता। जोश में इंसान चला जाता है। तो फिर उसके बाद अब जो 2 हैं उनके पेरेंट्स आए, फिर उसको उनको पेरेंट्स के हैंड ओवर करना है। अब उनके पेरेंट्स को भी संभालना है, उनको भी हिम्मत देनी है। तो ये हर बहुत मुश्किल। फिर आप किस तरीके से आपने बताया उनको, पेरेंट्स को संभाला होगा आपने ही बताया होगा कि उन्होंने तो आपसे पूछा होगा कि आप कैसे ऊपर क्या हुआ है ना? अब वो तो अब जब हम किसी काम के लिए, अब मिशन के लिए निकलते हैं, उसमें तो चाहे कोई भी कठिनाई आए, जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसको तो हम ही समझ सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हमारे ऊपर भी कई ऑफिसर्स हैं या कोई फैमिलीज है जो हमारे को कॉल करते रहते हैं, कनेक्टेड हैं, तो जिनको कि होता हमारे ऊपर भी प्रेशर, लेकिन जो बिल्कुल अच्छा नहीं है कि जो हम काम करें, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसको हम ही समझे। क्यों हमें कई बार बोला जाता है कि जिस तरीके से हमने काम करना होता है तो हमें गुमराह ही बोलूँ मैं, क्या ऐसे नहीं, इस तरीके से करो आप, क्योंकि वो नहीं जानते उस सिचुएशन को। रेस्क्यू होने के बाद क्या रहता रिएक्शन का, प्रशासन का क्या रिएक्शन होता है और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपके लिए? अब जैसे मैं बताऊँ कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने बाई एयर भी किया हुआ है, जैसे हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया है, ग्राउंड सर्च से किया है, लेकिन मेन जो है जो सक्सेस है वो ग्राउंड सर्च ही है। बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड सर्च के ऊपर बेस्ट है। हेलीकॉप्टर से तभी किया जा सकता है अगर जहाँ हेलीकॉप्टर आ सके, या अगर हमने किसी को लोकेट किया है। ऐसा भी हुआ कई बार, हम रेस्क्यू ऑपरेशन पे गए, हम ऐसी खतरनाक जगह में गए जहाँ बर्फ़ में ही जाना है, स्नोफॉल हो रहा है, हमें स्नो में भी चलना है। अब जो ट्रैकर गए उनके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए जाना पड़ रहा है। अब जंगलों में तो कई जानवर भी है, हो सकता है वो जानवर का फुटप्रिंट तो है, लेकिन उसके ऊपर दोबारा से अगर बर्फ़ पड़ गया तो वो तो दब रहा है ना, लेकिन लग रहा है हमारे को कि यहाँ फुटप्रिंट है। उसको अच्छे तरीके से स्टडी भी करना पड़ेगा, क्या ये आदमी का ही फुटप्रिंट हो सकता है या जानवर का हो सकता है। हो सकता है कि जानवर का भी जानवर गया वो भी इतना ही चलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो उसको हमने फिर देखा होता कि नहीं ये जानवर का नहीं है, कहीं लगता है कि यह जानवर का है, तो उस रास्ते को हम फॉलो नहीं करते हैं, लगता है कि इंसान का फुटस्टेप है उसको फॉलो करके जाते हैं। तो उसको फॉलो करते करते हमने जो वो 3-5 कितने लोग थे, 7 लोग थे जो फंसे हुए थे, तो उनको जब हमने लोकेट किया नियर बाय कि ये हमने इनके फुटप्रिंट्स पकड़ लिया और इस एरिया में, और उस एरिया में हेलीकॉप्टर आसानी से आ सकता है। तो जब हम ग्राउंड सर्च कर रहे थे तो हमारा जब ऊपर प्रशासन से सबसे बात हुआ या फैमिली से बात हुआ, तो हमने हेलीकॉप्टर का रिक्वायरमेंट दिया कि आप
हो सके तो यहाँ स्नोफॉल भी ज़्यादा है और हम लोगों को भी खतरा है। और जो कि हम 6 फुट लगभग 6 फुट बर्फ़ है, लेकिन उसके बीच में जाना पड़ रहा है। लेकिन हम भी इंसान हैं, लेकिन उधर अकेला नहीं हूँ, बहुत आदमी है। जो हमारी 19 लोगों की टीम थी, लेकिन उससे अलावा शायद ये 70+ लोग थे उस मिशन में, लेकिन 70+ लोगों में से हमें कुछ एक लोग ही चुनने पड़े जो पहले जाएंगे। उसमें से मैं और लाल सिंह SHO नहीं, उस वक्त में SHO कौन थे मेरे साथ? SHO साहब खुद आपके साथ थे ऑन ग्राउंड? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ऐसे कई ऑपरेशन है जिनमें कि हाई ऑफिसर साथ रहते हैं, कि SHO साहब हो गए वो साथ रहेंगे, कभी तो अपने जो DSP साहब है वो भी आ जाते हैं, इनको भी आना पड़ता है, SP साहब भी पहुंच जाते हैं। जितने भी प्रशासन के जो हाई ऑफिसर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर ऑफिसर जो है ना मौके पे कई बार पहुँचे हुए, कई जगह पहुँचे हुए, वो जहाँ तक यथासंभव हो सके वो आ सके या खुद देखे उस सिचुएशन को। अब जो हेलीकॉप्टर वाली रही तो वहाँ गया तो हमने फुटप्रिंट देते हुए हमने बोल दिया, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने उनको रेस्क्यू किया। उनके पास एक डॉग भी है, उन्होंने डॉग को भी रेस्क्यू किया। अब वो बंदे बोल रहे हैं कि उन लोगों ने कीड़े मकोड़े खाए, जो मेरे को तो हाजम नहीं होती ये बात। क्या इंसान कीड़े मकोड़े खाएगा? मैं भी रेस्क्यू हूँ, मैं भी पहाड़ों में जाता हूँ, कई बार हमारे पास भी हम खाना पीने का हर चीज़ तो नहीं है, हमें भी सर्वाइव करना पड़ता है। पता है कि नेचर में हर कुछ चीज़ मिलती है। बोलो आप फ्रूट्स है यहाँ पर उग रहे हैं, क्यों हम उगा रहे हैं इसको, देन तो ये भगवान की है ना, ऊपर वाले की। वैसे ही नेचर में भी हर कुछ फ्रूट उग रहा है। अच्छा हुई, चाऊशा हुआ, अब सब्जी लिंगड़ी हुई, बिच्छू बूटी हुई, हर प्रकार के जो ये तो इसको भी तो खा सकते हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम कीड़े मकोड़े ही खाएंगे? बिल्कुल सही। तो उन लोगों को जब रेस्क्यू किया, जैसे आपने बोला कि प्रशासन जो हम बोलते जैसे आपने बोला कि हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर आया, उनको रेस्क्यू किया गया, पहुंचाया गया। लेकिन उसके बाद उनको हमारी चिंता नहीं है कि जो हम इतने लोग गए हुए, 70 लोगों की टीम गई हुई है, 70 लोगों में से हमें किस ढंग से काम करना, किसको नियर बाई किधर सर्च करना, और 19 लोगों की जो हमारी टीम आगे गई, जो बर्फ़ के ऊपर 4 से 6 फुट बर्फ़ के बीच में से चल रही है, तो प्रशासन का तो फ़र्ज़ था ना कि हमें भी सही सलामत वापस लाया जाए। लेकिन उसके बाद कोई सोच नहीं, कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद फिर टीम तो पूरी है, होम गार्ड्स भी है, ITBP भी है, SDRF भी है, पुलिस भी है, नेगी ब्रदर टीम 24/7 भी है, मैं भी हूँ। तो लेकिन उसके बाद हाँ, हमें ये नहीं पूछा जाता कि आप लोग ठीक हो या आप ठीक नहीं हो या कैसे हो, कोई नहीं पूछता। हाँ, यही बोलना चाहूँगा मैं, उनकी तरफ से सिर्फ एक सम्मान पत्र ही मिलता है हमें। उसके अलावा तो जैसे कोई मिशन ख़त्म होता है उसके अलावा हमें कोई पूछता भी नहीं है। जैसे वो मिशन था, अब उनको तो निकाल दिया, अब उसके बाद प्रशासन को ये नहीं पता कि हमारे पास खाने पीने के लिए भी है कि नहीं। अब तब तक तो हम वैसे करके सर्वाइव कर रहे थे। जब हमें पता कि अब नहीं, मिशन सक्सेस, सब लोग ज़िंदा है, ठीक है। और साथ में उनके पास एक कुत्ता था, जबकि कुत्ते को भी हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। तो उस दिन हमने खुद फील किया जितने ठीक थी। देखो, एक जानवर को भी उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन हम तो जानवर से भी जानवर हो गए जिनको छोड़ दिया गया वहीं जंगलों में। और वहाँ के लोकल गांव वालों ने हमारे को खाना लाया, खाना खिलाया, क्योंकि उसके बाद तो अब पता हुआ अब हमें बैठ के कुछ खाना भी है, रिलैक्स भी होना है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचा हुआ था। थोड़ा फर्क जो था वो तो खा लिया था। अब जब दूसरे दिन थे तो फिर नियर बाई गाँव को फ़ोन कर दिया मैंने कि ऐसा भाई हम लोग यहाँ मिशन में आए हुए। तो वहाँ के जो लड़के थे और परिवार वाले थे, उन्होंने हमारे लिए खाना पीना हर कुछ लाया, और हमने एक रात फिर और बिताई, जबकि हम शाम को आ सकते, थके हुए भी थे, गिले भी थे, और गांव वाले ने हमारे लिए खाना पीना सब लाया, रिलैक्स हो गया। और दूसरे दिन हम फिर वापस आ गए, क्यों प्रशासन ने तो उसके बाद कोई पूछा ही नहीं हम। सिर्फ मेरी बात नहीं, मेरी टीम की बात है, पूरी टीम की बात है। उसमें पुलिस थी, SDRF थे, NDRF थी, शायद 3-4 टीमें थी अलग अलग फोर्स की। चलिए, वो अब गांव वालों ने इतना प्यार दिया तो उनको भी हमारी तरफ से दुआएं ही हैं। और मेरा भी यही मैसेज आता है कि कभी भी हमारे इलाके में कोई भी इस तरीके से अगर आपको मिलता है तो उसकी मदद ज़रूर करें। क्या पता किस सिचुएशन से फंस के आए हुए हो। बिल्कुल। और बाकी ज़्यादातर यह है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग मदद करते हैं, मदद करने वाले हैं, जो
सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है ना। जो हिम्मत है, इसलिए मुझे हिम्मत है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन अकेले जाने का मतलब ये है कि मैं अकेला हूँ। मुझे पता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद है, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के लड़के भी जुट जाते हैं। मदद जैसे जो भी मुझे मदद चाहिए, हर मदद मिलती थी। लेकिन अब तो प्रशासन साथ में है, पुलिस साथ में है, अब तो हर कुछ इजी भी हो गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो चलिए, मुझे लगता है आज की वीडियो को अंत करने का समय आ गया है, और बहुत सारी आपने अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज़ बताई, और मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुआ, और मुझे लगता है ऑडियंस के लिए भी कुछ ना कुछ मैसेज आएगा। और मेरी तरफ से भी एक ये मैसेज है कि आप लोग जो भी ट्रैकिंग वाले हैं या हमारे आसपास कोई भी इच्छुक है, वो लोग सबसे पहले तो बेसिक ट्रेनिंग आप पूरी कर ले। क्या कहते हैं आप? आप भी थोड़ा सा बता दीजिए कि जब कोई जाते तो बेसिक ट्रेनिंग्स वगैरह या कुछ ना कुछ थोड़ा पता होना चाहिए ना। बेसिक ट्रेनिंग ज़रूरी है कि जैसे कि अगर कहीं पहाड़ों में जा रहे, जंगलों में जा रहे हैं, तो कैसे हमने आग लगानी है, टैंक कैसे हमने, जैसे कि अब कोई ट्रैकर जा रहा है तो उसको पता कि वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आज की डेट में फ़ोन, जैसे कोई सेल्फी ले रहा है, सेल्फी लेते हुए खतरा है, कोई वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, उसका ध्यान उधर है, लेकिन नीचे गिर भी सकता है। गिर भी सकता है। तो यही है, हमारी तरफ से भी यही मैसेज है। और मैं एक बार फिर से भाई आपको सलाम करता हूँ, आपको और आपके काम को। और आप कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 20 सालों के आसपास से आप ये काम कर रहे हो, और सैकड़ों आपने लोग रेस्क्यू किए हैं। कुछ डेड बॉडीज़ आपने उनके चाहने वालों तक पहुंचाई है, कुछ लोग ज़िंदा बच सके उनको आपने रेस्क्यू किया है। मैंने 100 से ऊपर इजरायलियों को ज़िंदा ढूंढा है। अच्छा। ठीक है। और इजराइल सरकार ने मुझे वहाँ का जो अवार्ड दिया, बेन गुरियन अवार्ड। मेरे दिल से सलामी है भाई, मेरे हाथ मिला लो एक बार, दिल से सलामी है आपके लिए। और मेरा तो यही मानना है कि जैसे बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं ना, जो जैसे राष्ट्रपति अवार्ड हो गया, या बड़े बड़े जो हमारे भारतीय के बड़े पुरस्कारों में से, बड़े नामों में से एक है, तो मेरी दिल से तमन्ना है कि हर क्षेत्र में मिलते हैं। कोई गाने के क्षेत्र में मिलते हैं, कोई संगीत में, या किसी स्पोर्ट्स में मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में, जो हमारे हिमाचल के, हमारे कुल्लू ज़िला के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी रेस्क्यू में बिता दी है, लोगों की मदद करने में बिता दी है। तो जो बड़े पुरस्कार है जो राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाते हैं, मेरी भारत सरकार से दरख्वास्त है कि वो ऐसे लोगों को दिए जाने चाहिए, जिनसे कि उनका सम्मान और भी बढ़े, और लोगों तक मदद पहुंचाने की हिम्मत बने, और लोग भी इंस्पायर हों। तो ये मेरा एक मैसेज है भारत सरकार के लिए। और थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपका। मैं तो थोड़ा सा निशब्द हूँ आज आपके लिए, और एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ऑडियंस को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी ट्रैकिंग जाने वाले हैं या ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं, हिमाचल से है या हिमाचल के बाहर से है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको जाने से पहले थोड़ा आइडिया हो जाए कि जब हम कहीं ऐसी जगह में जाते हैं तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और कहाँ तक डीप आप की जान पर भी खतरा हो सकता है। तो बस तब तक के लिए आप देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, हौसला मिलता है। जय भोलेनाथ। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच, जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नज़र से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज़ को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है, और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं, और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा, और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं, जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है, जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।